नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट की अध्यक्षता मिलने पर कहा कि G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। दरअसल हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर निकाला जा सकता है। वहीं बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक प्रमुख उपलब्धि बता रही है। वह इसे राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश भी कर रही है। 5 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय में दोपहर के भोजन के साथ ही पार्टी की कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। इसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके। 2 दिवसीय बैठक के दौरान भाजपा के शीर्ष नेता 2023 के लिए भारत की G20 की अध्यक्षता को प्रदर्शित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। बैठक के एजेंडे के हिस्से के रूप में G20 इसका महत्व और समाज की भागीदारी है। इसके तहत भाजपा की कोर टीम अगले साल G20 की बैठक की मेजबानी करने वाले भारत के ऐतिहासिक क्षण के राजनीतिक लाभ पर चर्चा करेगी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के अंदर पीएम मोदी की उपलब्धि के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता को पेश करने के लिए एक अभियान की रूपरेखा तैयार करेगी। बीजेपी इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक फायदा न ले सके, इसको देखते हुए कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। कांग्रेस के मुताबिक G20 की अध्यक्षता रोटेशनल है और भारत को इसकी अध्यक्षता मिलना एक सामान्य बात है। ये तो मिलनी ही थी। इसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनमें से किसी भी देश ने हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं किया जितना भारत में 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिलने पर किया जाता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि आडवाणी ने 2014 में गांधीनगर में कहा था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक शानदार इवेंट मैनेजर है और G20 को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे साफ दोनों दलों की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की योजना पर काम कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को इस मुद्दे को लाभ ना ले पाए बीजेपी, और लिहाजा इसकी भी भरपूर कोशिश की जा रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश सिंह जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि भारत की G20 की अध्यक्षता मिल गई है, लेकिन क्या लगता है ये कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए आप लोग कहेंगे? देखिए नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है नेहा जी? जी। देखिए नेहा जी, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इसको उपलब्धि के रूप में लिया भी है। क्यों लिया है? क्योंकि आज भारत ये समझ चुकी है कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता भी है, योग्यता भी है और वो बनने के तरफ अग्रसर भी है। इसलिए G20 देश कोई मामूली देश नहीं है। मतलब कि देश की जो 65% आबादी है, 2/3 जिसको कह सकते हैं, वो इसी G20 देशों में रहती है। अगर हम 75% ग्लोबल व्यापार की बात करें तो इन्हीं देशों से होता है। तो ये धरती का और पूरे विश्व का बहुत बड़ा समूह है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है कि इसकी अध्यक्षता भारत को करने को मिला। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और एक बात मैं नेहा जी और आपको बता दूं कि जो हमारा
कमल का फूल का जो सिंबल इस पे लगाया गया, वो भी ये दर्शाता है कि भारत केवल भोग भूमि नहीं है, पूरी दुनिया भोग भूमि है, लेकिन भारत ये कोई योग भूमि है। महालक्ष्मी इसी कमल के फूल पर चढ़ करके आती हैं, और 1000 पंखुड़ियों वाला जो सहस्त्र दल होता है, जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, जिसको हम सहस्त्र कमल दल कहते हैं। तो साक्षात आदिशक्ति 1000 पंखुड़ियों वाले सहस्त्र कमल दल पे बैठ करके आती हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए अब तैयार हो चुका है, और भारत में ये क्षमता और योग्यता है जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है, और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। आपने देखा कि किस प्रकार यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, और यूक्रेन और रशिया भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि वैश्विक शांति अगर कोई ला सकता है तो वो केवल प्रधानमंत्री योगी और भारत ला सकता है। ठीक है, आपने सुना राजेश जी को, ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कांग्रेस इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक G20 की अध्यक्षता रोटेशनल है और भारत को इसकी अध्यक्षता मिलनी ही थी, ये तो सामान्य बात है आपके मुताबिक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं लौटती हूँ, एक मिनट, रत्नेश जी से सवाल है मेरा, मैं लौटती हूँ सर। रत्नेश जी देखिए नेहा जी, मुझे जहां तक लगता है कि जब 26 सितंबर 1999 को G7 देशों ने इसको गठित करके G20 बनाया, उस समय से भारत इसका सदस्य है। और 2008 में जब G20 ग्रुप ऑफ 20 जो है कंट्रीज का, जो उसके जब शिखर स्तरीय सम्मेलन को करने की बात की गई थी, तो उस बात का प्रपोजल भारत सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री के द्वारा रखा गया था। इसका मतलब है कि जो भारत सरकार इस समय जिस शिखर स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेगी, उसका अनुमोदन ही केंद्र उस समय किया गया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतना उछल कूद मचा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म कांग्रेस की सरकार की देन है, कांग्रेस के तत्कालीन विदेश मंत्री की देन है। और हमने कभी अपनी उपलब्धियों को राजनीतिक रूप से कभी इतना प्रचारित नहीं किया। भाजपा तो वैसे भी प्रचार की पार्टी है, तो मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि ये प्रचार क्यों कर रहे हैं। देश का नाम बढ़ रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का अगर अभिमान बनता है, देश का स्वाभिमान बनता है, तो बिल्कुल उसका प्रचार करिए। लेकिन एक वैश्विक संस्था के एक प्रतीक चिन्ह में अगर आप अपनी पार्टी के पॉलिटिकल जो आपका क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह है जो आपका, उसका प्रयोग करेंगे तो नो डाउट विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। आप हर एक चीज को अगर सत्ता पाने के साधन के तौर पर देखेंगे, ड्रामा बता देंगे क्या? आप ये कह देंगे कि किसी भी देश ने ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी नेहा जी हाई वोल्टेज ड्रामा है। मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 1952 से लेकर जब से संसद द्वारा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने लगे, तब से एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी हर रैली के कॉन्वे में इनसे एम्बुलेंस टकरा जाती है, हर रैली में। और प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन सा दिव्य स्वप्न आता है कि उनको काफिला उनका आगे चल रहा होता है, उनको एम्बुलेंस पीछे चल रही एम्बुलेंस के बारे में पता चलता है, वो कॉन्वे रुकवा देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। एक बार कोई इंसिडेंट हो सकता है, 2 बार कोई इंसिडेंट हो सकता है, बार बार वही स्क्रिप्ट अगर आप स्टेज करेंगी नेहा जी, तो फिर लोग प्रश्न उठाएंगे कि बार बार ऐसा क्यों होता है। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वास्तविक एम्बुलेंस के व्यक्ति ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी के कॉन्वे में फंस गए थे, हमको निकलने का रास्ता ही नहीं दिया गया। तो जब आप किसी एक चीज को बार बार स्टेज करेंगे कहीं ले जाके, तो वो राजनीतिक ड्रामा बनेगा ही। और फिर विपक्षी दल क्या पूरा देश इस पर सवाल उठाएगा। अब चूंकि विपक्ष में राजेश जी जवाब दीजिए, आवाजें तो पूछेंगे ही। ये कह रहे हैं इसको हाई वोल्टेज ड्रामा ना कहें तो और क्या कहें, और क्यों ना कहें? हाँ नेहा जी बता रहा। देखिए नेहा जी, ये कांग्रेस की समस्या ये है कि ये मोदी जी की बुराई करते करते और उनका अपमान करते करते। हमने मोदी जी का नाम कहाँ लिया नेहा जी? मैंने एक बार भी मोदी जी नेहा जी जवाब देने प्रधानमंत्री का है, मैंने प्रधानमंत्री कहा है, मैंने प्रधानमंत्री का, मैंने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया पूरे के पूरे अपने वक्तव्य में। मैंने एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं बोला, मैंने एक बार भी नरेंद्र मोदी नहीं बोला। देखिए मैंने प्रधानमंत्री बोला है, नहीं केवल वो आप ही के प्रधानमंत्री हैं क्या?
नेहा जी केवल भारतीय जनता पार्टी के सुन प्रधानमंत्री, लेते। अब कह दीजिए केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। राजेश जी, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिया। मोदी मेरे लिए महत्व ही नहीं रखते। मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति महत्व रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। नरेंद्र मोदी सुनिए, नरेंद्र मोदी अस्थायी नहीं सुन है। लेते हैं ना रत्नेश नरेंद्र जी। मोदी अस्थायी नहीं रत्नेश जी, है। सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री सुन लेते पद अस्थायी है। सुन लेते हैं सर, सुन लेते नरेंद्र मोदी अस्थायी नहीं है। हैं। ठीक है राजेश जी। नेहा जी देखिए, इनकी बौखलाहट और घबराहट ये है, अरे हमारे फिर आप बौखलाहट पे आ गए। आप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करिए ना। ये आप तो में इनको दम है अकेले तो बुलाए प्रधानमंत्री होते शब्द का नेहा प्रयोग जी। करिए। इनको अकेले अब तो बुलाना आपको चाहिए था, चुनौती दे इन्हीं रहा से है, सुन लेते हम हैं आप। आपको चुनौती दे रहे हैं। आप में दम है तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करिए। आप में सर दम है धैर्य तो रखिए प्रधानमंत्री रत्नेश जी, शब्द का प्रयोग थोड़ा करिए। सा धैर्य भी रखिए ना। एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। सुनिए भी थोड़ा सा। अरे नेहा जी, नहीं, सुनने की भी क्षमता रखिए ना शब्द का सर। प्रयोग ही जब नहीं सवाल करेंगे। सवाल मोदी, पूछा जा रहा है मोदी, सर, आप बीच बीच में मोदी, बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं मोदी, होता ना। मोदी, 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 ये ठीक क्या चल रहा है है? ठीक है अरे आप ठीक है। प्रधानमंत्री अब सुन बोलिए। भी लेते चलिए, हैं, अच्छा। सुन लेते हैं अब। चलिए, राजेश जी। नाम अरे सुनकर आप अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी, बोलिए। आप मोदी प्रधानमंत्री इनकी बोलिए, जुबान से। प्रधानमंत्री जी बोलिए। देखिए नेहा जी, इनकी समस्या ये क्या है कांग्रेस का, कि ये प्रधानमंत्री जी के बुराई अपमान करते करते ये कब देश का अपमान करने लगते हैं इनको पता ही नहीं है। क्योंकि इनको भारत के संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के विषय में कोई ज्ञान तो है ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं तो इनके राहुल जी लगते हैं चाइना से गलबहिया करने और उनके इन्वेस्टर को बुला करके मित्रता शुरू कर देते हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो देश के विरोध में षड्यंत्र करते हैं और देश के विरोध में खड़े। इनको भी मिला था नेहा जी, इनको भी मेजबानी मिली थी, कॉमनवेल्थ खेल का मिला था, तो उसमें भ्रष्टाचार का खेल कर गए, तो ये देश का अपमान कर गए। पूरी दुनिया कहने लगी भाई भारत को हमने मेजबानी दिया, वो तो भ्रष्टाचार करने लगे और पूरे गेम को चौपट कर दिए। तो इनको भी मिली मेजबानी, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार में तो डूबे हुए हैं कि दुनिया के सामने भारत की छवि धूमिल करने में भी इनको संकोच नहीं होता। जहां तक G20 शिखर सम्मेलन की बात है नेहा जी, ये जो कमल का फूल कहते हैं, कमल का फूल हमने आपको पहले बताया कि महालक्ष्मी भी कमल के फूल पे बैठ के आती है, ब्रह्मा जी भी विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल पे ही निकले हैं। पूरे ब्रह्मांड की अगर आप बात करेंगे, धरती माता की बात करेंगे, तो कमल फूल उसमें आता ही है, उसका सम्मान किए बिना आप आगे नहीं बढ़। लेकिन ये तो जो धरती माता का भारत की बुराई करते हैं, अपने भारत जोड़ो यात्रा में जाकर के उस पादरी से मिलते हैं जो धरती माता भारत माता की बुराई करते हैं, कहते हैं कि हमें धरती पे खुले पैर से चलते नहीं है क्योंकि हमको नकारात्मकताएं पकड़ लेती है। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इनकी विचारधारा, इनकी बुद्धि कुंठित है, इनकी दूषित विचारधारा, है। उनकी विचारधारा को छोड़िए, ये बताइए मुझे हाँ। कि भारत की संस्कृति सभ्यता उसको आप लोग ही समेटे हुए हैं क्या? नहीं समेटे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है क्या? नहीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, नहीं 2014 से पहले नहीं थी क्या? ये तो सनातन परंपरा है ना, ये तो सनातन परंपरा की वजह से है। हाँ। ये कोई केरल में बैठे चर्च में पादरी की वजह से थोड़ी है। कांग्रेस भाई भारत राहुल की सभ्यता को नहीं जी, समझती। राहुल जी तो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, अरे धरती नेहा जी, माता मैं का जवाब अपमान दे करते देता हैं। हूं। इनको के भारत के सिंबल से भी दिक्कत है, राष्ट्रीय फूल कमल के फूल से दिक्कत है। ये तो भारत का अपमान करने में कभी चूकते नहीं है। इनको भारत से मतलब नहीं है, इनको लगता है कि इटली ही भारत है। अरे भाई रोम रोम में राम बसते हैं, इटली वाला रोम थोड़ी है, ये मानव के शरीर का रोम। इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, न तो इनको संस्कृत भारत का मालूम है, सभ्यता मालूम है, न धर्म मालूम है, और न राष्ट्रीय फूल मालूम है, न राष्ट्रीय पक्षी मालूम है, न राष्ट्रीय जानवर, इनको तो कुछ नहीं मालूम है। ये तो केवल मोदी जी की बुराई करना मालूम है, और मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई करना कर देते हैं। अब इनको पता भी नहीं चलता। देश की जनता उस चीज को स्वीकार कर रही है, इसलिए लगातार 2014 के बाद से जब तक देश में सांस्कृतिक G20 की अध्यक्षता करना अच्छी बात है, तो देश करिए, उसको स्वीकार कर रहा लेकिन है। उसमें राजनीतिक फायदा लेना कितना सही है सर, ये भी तो समझिए ना। नेहा जी मैं बोलूं अब, नेहा मैं जी, बोलूं उसमें ये राजनीतिक राजनीतिक फायदा लेना कैसे कितना हो सही गया? अगर देश नेहा जी, मैं बोलूं के अब। जो राष्ट्रीय एक फ्लावर सेकंड है आज, उसका सम्मान हो रहा है, तो इसमें कहां से हम फायदा ले रहे हैं? ठीक है रत्नेश क्या हम जी, देश का सम्मान करना राहुल गांधी जी के कह रहे देश का सम्मान कर रहे हैं हम, तो कह रहे हम तो चले, देश का चले, सम्मान चले। कर रहे हैं, इसमें नेहा क्या जी, राजनीतिक नेहा फायदा जी, ले नेहा रहे हैं? नेहा जी अब देखिए, इन्होंने कमल के बारे में इतना बता दिया,
मेरे भाई ये भूल गए। अरे हमने नहीं बता कि दिया, जब- इंदिरा गांधी जी ने अरे 1980 में भैया वो जांच भैया जारी किया था कमल के फूल का सिंबल से। अरे भैया 1857 में रोटी और सुनिए खिलता तो। हुआ कमल हमारा पहला राष्ट्रीय चिन्ह था। तो ये सब तो इनको मालूम ही नहीं है। ठीक है। अरे भैया हमको कहाँ मालूम है कुछ। इनको तो देश का अपमान करने आता है। ये तो राहुल अरे- गांधी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। देश के सैनिकों का अपमान करना, ब्रह्मा जी के राष्ट्रीय सीमा का सारे अपमान मानव तत्व करना, तो भाजपा में है। तो ये मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अपमान करना, अब सुन देश लेते की हैं ना, संवैधानिक संस्थाओं राजेश का अपमान करना। राजेश जी अब सुन लेते, सुनिए धैर्य के साथ। अरे सुनिए, चलिए राजेश जी ये बताइए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? अरे भाई आप ये बताइए, अरे बताइए ना। आप हमको ये बताइए बताइए ना। कि राहुल गांधी जी, चिल्ला रहे थे भाई भाई को ये बैठ के, बताइए ये कि नहीं पता जो है, वो भारत नहीं का पता है। संविधान है देखिए, उसमें अनुच्छेद में जो प्रधानमंत्री के शेर पास। का चिन्ह लगा, जो अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उसमें कमल का फूल है कि नहीं है? आप बताइए हमको, उसमें कमल का फूल है कि नहीं है? आप बताइए ना हमको, आपको बताइए ना, उसमें जो अशोक स्तंभ है उसमें कमल का फूल है कि नहीं है? इसका जवाब दीजिए हमको। तो हम आपको बताते हैं कि कोई साल टिकल में है, हमको जवाब दीजिए, है कि नहीं है? किस अनुच्छेद में है? नहीं आप बताइए अनुच्छेद ना, में कमल का फूल है कि नहीं? बस आप इतना बता दीजिए, है कि नहीं? आप इतना अब मैं बता आ जाऊं। दीजिए, है कि नहीं? आप आपको इतना बता जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मान लो गया है। आप तो क्या है ना कि केवल एक किताब पढ़ लेते हैं और एक लाइन धर्म का पढ़ लेते हैं, सोचते हैं पूरा भारत यही है। अरे भाई एक लाइन पढ़ने से भारत नहीं है। ठीक है। भारत के जनमानस की चलिए, अब भावना मैं को जवाब समझना दे दूं। होगा। ठीक भारत है, के रुक कर लेते रत्नेश जी का। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। देखिए नेहा जी, भारतीय संस्कृति को जानने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब भी किसी देवता या देवी को आप उपासना करके प्रसन्न करते थे तो वह तथास्तु कहने के पहले ऐसे हाथ उठाते थे। मतलब आप कितना भी कमल पे बैठा लीजिए, आप कितना भी हाथी बैठा लीजिए, अगर आपको फल प्राप्त करना है तो वो पंजे से ही दिया जाएगा। और दूसरी बात, माँ हेमबाटिका के केवल पंजों की पूजा होती है। हमारी सभी देवियों में सबसे देवियों में से आती हैं। और ये हमको बता रहे हैं कि हम हिंदू सनातन संस्कृति को नहीं जानते। कौन सा ऐसा देवता है जो हाथ के पंजे के अलावा किसी चीज से आशीर्वाद दे दे आपको? देवियां देती हैं आशीर्वाद तो हाथ के पंजे से देती हैं, देवता देते हैं तो हाथ के पंजे से देते हैं। आप ये सोचिए, हाथ का पंजा वो है जो अंतिम रूप से फल प्रदान करता है। आप कमल पे बैठ के तपस्या करिए, आप हाथी पे बैठ के तपस्या करिए, आप साइकिल पे बैठ के तपस्या करिए, आप घोड़े पे बैठ के करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक पंजा उठा के प्रभु आशीर्वाद दे के नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। और ये देश की जनता जानती है कि इस देश के लोगों को पंजे ने बहुत कुछ दिया है। इस देश के लोगों को इस काबिल बनाया पंजे ने कि एक ऐसा व्यक्ति गरीब पंजा तो फिलहाल आशीर्वाद अभी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को सर, जहाँ देखो इन्हीं की सरकार बन रही है। लेकिन अब ये G20 की अध्यक्षता करने पर क्या लगता है 2024 में फायदा होगा? मैं आ रहा हूँ उस बात का जवाब देता हूँ। देखिए भाजपाइयों को भाजपा की भाषा में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस की भाषा में इनको जवाब समझ नहीं आएगा। रही दूसरी बात, अगर आप G20 की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि G20 के पीछे सदस्यता मिलने का जो मुख्य आधार है नेहा जी, है वो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है। और गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये जिस G20 पे ले जाके जिस पाकिस्तान पे ले जाके बात करते हैं, उस पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर I.K. गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था। उस गुजराल डॉक्ट्रिन का पालन सरकार, अरे सुनिए तो महोदय सुनिए तो, उस गुजराल डॉक्ट्रिन का पालन आज की भी सरकार करती है। ठीक है, ठीक है। और ये कहते हैं कि हमने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है राजेश जी, कह रहे हैं हमारी करनी है जो आपको फायदा मिल रहा है। मैं बात को कंक्लूड कर दूं। ठीक है नेहा जी, मैं बात को कंक्लूड कर दूं जल्दी से। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का इस देश में इतना योगदान है कि कांग्रेस रूपी पिता ने एक पूरे घर का निर्माण करवा दिया और बाद में पुत्र उसके चारों तरफ चार दीवारी लगा के करता है, हमने इसको महल बना दिया। तो क्या उस पिता जिसने उस घर को बनवाया था या वो पार्टी जिसने उस भारत का निर्माण किया था उसका योगदान भूल जाएंगे आप?
कांग्रेस ने इस देश को बनाया, और अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देश को सशक्त बनाने के लिए चुना था। ठीक है राजेश जी, आपने कोई कह रहे हैं हमारी करनी है कि आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये आप लोगों की कोई उपलब्धि नहीं है। ढोल मत बजाइए कि हमारी उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि है। ये कांग्रेस की उपलब्धि है कि आज आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी देखिए नेहा जी, इनको ये मालूम होना चाहिए कि आज देश की जो स्थिति है, अब अरे मैं फिर कह रहा हूँ, आप आज क्यों चला किसी संगठन की बात कर रहे हैं तो उस संगठन के इतिहास को भी जानिए ना। आज मोदी जी किस प्रकार उस देश को आगे ले जा रहे हैं, नेहरू जी की देन है। आज जो कश्मीर की समस्या है यूएनओ में जो ले गए वो भी नेहरू जी की देन है। आज जो पाकिस्तान की समस्या है वो भी नेहरू जी की देन है। भाई इनकी नीति और नियत में तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के भी टुकड़े करने में हिचकिचाए नहीं है। तो एओ ह्यूम जो एक अंग्रेज थे उनके द्वारा जो बनाई गई कांग्रेस पार्टी है, अब उसकी जरूरत इस देश को नहीं है। पूरे देश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस की नीति नियत और किसने इस पार्टी को बनाया और क्यों बनाया, वो पूरे देश की जनता समझ रही है। आज इसलिए इनका ये हक है। तो जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन है, जो G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत को मिली है, ये कांग्रेस की देन नहीं है। आपको तो मिला था, हमने कहा ना कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी आपको मिली थी, आपने भ्रष्टाचार करके पूरे देश को शर्म से डुबा दिया आपने। तो ये मोदी जी की तरफ आज पूरा दुनिया देख रहा है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे लोग, आज बाइडेन जैसे लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि तमाम और देश कर चुके हैं, तमाम और देश उसकी अध्यक्षता कर चुके हैं, रोटेशनल होती है, इसलिए भारत को मिली है। वही तो कर रहा हूँ नेहा जी कि पहले भारत की तरफ कोई देखता नहीं था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की तरफ पूरे मजबूत देश देखने लगे। विश्व स्तर पे मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत के स्तर को ऊंचा किया है, उसके मान सम्मान को बढ़ाया है, उस प्रकार पूरा दुनिया आज वैश्विक शांति के लिए मोदी जी की तरफ, भारत की तरफ देख रहा है। समय बहुत कम है, मुझे तो ये ना दे रहे, ये ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की और भारत का जो सम्मान बढ़ा हुआ है वैश्विक स्तर पे पूरा दुनिया देख रहा है शांति के लिए। रत्नेश जी, नेहा जी, इस भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। 2011 में भारत ने उसकी मेजबानी की थी और भारतीय उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारत हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। भैया चुप रहिए, चुप रहिए। अरे आप भारत कुछ नहीं मालूम आपको, हो गई है क्या? कांग्रेस वालों को कुछ नहीं मालूम है, न देश के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म या भारत की महिमा, ये क्या मालूम है आपको? नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे आप भोगी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप क्या जानते हैं देश के विषय में? और सुन लीजिए, पहली बात तो इन्होंने एक बात को कहा कि नेहरू ने देश के 2 टुकड़े करवाए। क्या आपका चैनल इस बात का समर्थन करता है कि नेहरू ने देश के 2 टुकड़े किए? अरे मैं समर्थन कर रहा हूँ, मुझसे बात करिए। नहीं, हमारा चैनल किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करता, हम इस चीज के पक्ष में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड सुन लीजिए रत्नेश जी, एक सेकंड सुन लीजिए। पीओके की समस्या, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी अपनी बातें करिए, चैनल की बात मत करिए, अपनी अपनी बातें करिए, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए आप। इस देश में भारत जब क्या कहते हैं विश्व चैंपियन बना क्रिकेट में, तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और वो चाहे 1983 हो चाहे 2011 हो। ये बार कॉमनवेल्थ को तो याद दिलाते हैं, लेकिन 2011 के कांग्रेस वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें पूरे भारत के भैया आपका मौका था तो बोल रहे थे ना यार, कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं ना चैंपियन कांग्रेस की। चलिए 2024 में इसका फायदा मिलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी को रत्नेश जी? अरे सुनिए, नहीं 2011 में तो भारत वर्ल्ड चैंपियन बना तो कह रहे उसमें तो भ्रष्टाचार किया था कॉमनवेल्थ में, इसलिए फायदा नहीं मिला। तो कह रहा नरेंद्र मोदी। अरे भैया, नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपने से बाहर आओ, अपनी कोई व्यक्तिगत छवि बनाओ। नरेंद्र मोदी कब तक जिताएंगे तुमको? ठीक है, जल्दी से राजेश जी, मेरे पास वक्त कम है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मोदी के नाम पे कब तक भीख मांगोगे दूसरों के नाम पे? अपना नाम जनरेट करो ना। ठीक है राजेश जी। राम के नाम पे। नेहा जी, इनकी समस्या ये है
कि 2024 में इनको हारना है लोकसभा, तो उसका ठिकरा कहाँ फोड़ना है। तो कभी G20 को ये टारगेट करते हैं, कभी ये अपना ऐसा अध्यक्ष लाते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाते हैं। तो इनको तो 2024 के हार का ठिकरा कहाँ फोड़ना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें G20 को भी शामिल करना चलिए, है। मैं बस वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन अब ऐसे में कितना फायदा इसका मिलेगा, या राजनीतिक लाभ उठाने की कितनी कोशिश की जा रही है और कितना उठा पाएगी भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।